हाँ, तो देखिए लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, जिसमें आपने विद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल को पढ़ा। उसके बाद में सेलों के प्रदर्शन की बात की थी। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लिखा होता है, क्या आप जिंक पात्र में कॉपर सल्फेट का भंडारण कर सकते हैं? ऐसे पूछा जाता है, क्या आप जिंक पात्र में कॉपर सल्फेट का भंडारण कर सकते हैं? इसके लिए आपको ये दिमाग लगाना है कि जिंक का पात्र ले रहे हो आप, कॉपर सल्फेट विलयन ले रहे हो, तो ये तो आपको पता है कि इसके अपचयन विभव का मान नेगेटिव और Cu2+ के अपचयन विभव का मान पॉजिटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसके अपचयन विभव का मान पॉजिटिव होता है उसका अपेक्षाकृत क्या होता है? अपचयन। और जिसके अपचयन विभव का मान नेगेटिव होता है उसका होता है हमेशा ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो धातु होती है वह ऑक्सीकृत होकर के धातु आयनों का निर्माण करती है, अर्थात वह क्षीण होती जाती है। यदि आप जिंक पात्र में कॉपर सल्फेट का भंडारण कर रहे हैं तो जिंक पात्र है उसका ऑक्सीकरण बराबर होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह क्षीण होती है और क्षीण होकर के उसका मतलब जो है कि उसमें छिद्र हो जाते हैं, जिससे कॉपर सल्फेट विलयन उसमें नहीं रुकेगा। अर्थात आप इसका आंसर लिखेंगे कि जिंक के अपचयन विभव का मान कॉपर Cu2+ आयन के अपचयन विभव के अपेक्षाकृत अधिक नेगेटिव होता है या ऋणात्मक होता है, जिससे इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकृत होकर के जिंक पात्र क्षीण होगा, क्षीण होकर के वो गल जाएगा। इस वजह से कॉपर सल्फेट विलयन उसमें भंडारित नहीं कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ टर्मों की जिनको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे लिखा हमने इलेक्ट्रोड विभव, एनोड विभव, कैथोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक एनोड विभव, मानक कैथोड विभव और सेल विभव या EMF। और लास्ट में होता है मानक सेल विभव या मानक EMF। देखिए ये टर्मों को आपको समझना है, ये आपको बार बार में यहाँ काम आएंगी पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन विभव की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विभव से क्या तात्पर्य होता है? इलेक्ट्रॉन विभव से तात्पर्य है जब कोई धातु आयन विलयन के संपर्क में रखी हो, जैसे अभी बात कर रहे थे हम जिंक का पात्र और कॉपर सल्फेट विलयन, तो यहाँ धातु के पात्र में धातु आयन विलयन है। जब कोई धातु आयन विलयन के संपर्क में हो या धातु आयन धातु के संपर्क में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? या तो धातु द्वारा
इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा या धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागे धातु धनायन बनाए, या फिर धातु धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु बनाए। तो ऐसी स्थिति में धातु एवं धातु आयन के मध्य में, धातु एवं धातु आयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। एक बार पुनः समझें ढंग से। जब किसी धातु को धातु आयन विलयन के संपर्क में रखा जाता है तो या तो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या फिर धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप धातु एवं धातु आयन इन दोनों के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड विभव। जैसे इसको आप ऐसे रिएक्शन के तौर पे समझें, जैसे कोई धातु है और धातु आयन विलयन के संपर्क में आई तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे एन इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न होगा। या फिर धातु आयन धातु के संपर्क में आया तो धातु ने तो इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तो ये धातु का निर्माण करेगा। तो दोनों ही कंडीशनों में धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें एनोड विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ई एनोड या ई ऑक्सी। एनोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एनोड विभव की। तो यहाँ धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो धातु एवं धातु आयन के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होगा। धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो धातु एवं धातु आयन के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होगा। तो दोनों विभवांतर अलग अलग हो गए। तो इस वाले विभवांतर को जब धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हों, जब धातु आयन विलयन के संपर्क में आती है और धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऐसी स्थिति में धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर एनोड विभव कहलाएगा या ई एनोड कहलाएगा या ई ऑक्सी कहलाएगा या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। एक होता है कैथोड विभव। जब धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात पूरी लैंग्वेज, जब कोई धातु आयन विलयन के संपर्क में आती है तो धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर, धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहेंगे, कैथोड विभव या ई कैथोड या ई रेड। रिडक्शन के लिए रेड लिखते हैं ऐसे। या फिर आप लिख सकते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जिस प्रकार से ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है ऐसे ही अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो आपको देखो जो टर्म बताएंगे ये तीनों का आपस में रिलेशन है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया आपने, अर्थात जब कोई धातु आयन विलयन के संपर्क में आती है तो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं या फिर धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन होती हैं। तो इन दोनों ही कंडीशनों में धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब एनोड विभव में केवल धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने वाली प्रवृत्ति पर धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर एनोड विभव कहलाएगा। कैथोड विभव में धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर कैथोड विभव कहलाता है। बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक जब आ जाता है शब्द तो ये मान लीजिए मानक परिस्थितियां, स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 ATM दाब और 1 m सांद्रता का धातु आयन विलयन।
ये स्टैंडर्ड कंडीशनों में यही प्रक्रिया हो, अर्थात 298 केल्विन ताप, 1 atm ताप एवं 1 m सांद्रता के धातु आयन विलयन में धातु एवं धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, अर्थात जब किसी धातु को धातु आयन विलयन के संपर्क में रखा जाता है, कब? 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm दाब एवं 1 m सांद्रता में, तो या तो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने या धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने वाली कंडीशन में उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रॉन विभव। कुल मिला के बात यह है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि मानक परिस्थितियों में धातु एवं धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। इसे आप ई नोट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानक कंडीशन जो होती हैं वो ई नोट कहलाती हैं। ऐसे लिख दें आप, इसे ई नोट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये मानक कंडीशन है। सुपर स्क्रिप्ट के रूप में स्मॉल 0 लिखना मानक कंडीशन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए मानक एनोड विभव या मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। मानक परिस्थितियों में 298 केल्विन ताप, 1 atm ताप, 1 m सांद्रता के धातु आयन विलयन में धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने की प्रवृत्ति पर धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर 1 atm ताप, 298 केल्विन ताप, 1 m सांद्रता के धातु आयन विलयन में धातु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उसके उपरांत धातु एवं धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को कहेंगे हम मानक एनोड विभव या ई नोट एनोड। क्या कहेंगे? ई नोट एनोड या ई नोट ऑक्सी। नेक्स्ट बात करेंगे मानक कैथोड विभव। तो मानक परिस्थितियों में धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर धातु एवं धातु आयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर मानक कैथोड विभव कहलाएगा, जिसे आप ई नोट कैथोड या ई नोट रेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे IUPAC संघ ने मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। अर्थात किसी भी धातु आयन का जब इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जाती है तो उसे मानक कैथोड विभव के रूप में ही परिकलित किया जाता है। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या मानक एनोड विभव के रूप में परिकलित नहीं किया जाता है, इसे आधार माना है। एक बात आती है सेल विभव की। जब एनोड और कैथोड दोनों को जोड़ दिया जाए, अर्थात जब किसी सेल में एनोड तथा कैथोड दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एनोड तथा कैथोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल विभव या सेल का EMF कहलाता है। अर्थात मैं लिखूं तो इसे ई सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। दोनों को जोड़ा है, घटाया नहीं है, क्योंकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज पहले से लगाएंगे। तो दोनों को जोड़िए, ई कैथोड प्लस माइनस ई एनोड। तो कुल मिला के बात क्या हुई? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड को जोड़ने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल विभव या सेल का EMF विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। मानक के लिए कंडीशन आ गई। मानक परिस्थितियां ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
कुल मिला के कहानी क्या हुई, मानक परिस्थितियां 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटीएम दाब, 1 एम सांद्रता के धातु आयन विलयनों में दोनों इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, मानक सेल विभव कहलाता है। इसे ई नोट सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यदि इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें डैनियल सेल के ऊपर, डैनियल सेल, तो डैनियल सेल के लिए ई सेल बराबर ई कैथोड, ई कैथोड, कैथोड किसका होता है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का, माइनस ई एनोड Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn का, इसका एनोड होता है, ये कैथोड होता है। हालांकि अभिक्रिया उल्टी होती है, ऐसे होता है Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, लेकिन मैंने क्यों लिखा है ऐसे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, क्योंकि मानक अपचयन विभव को ही मानक सेल विभव माना है, तो अपचयन अभिक्रिया को ही लिखना होता है डैनियल सेल के लिए। अब डैनियल सेल की, मानक डैनियल सेल की बात करेंगे तो ई नोट सेल बराबर ई नोट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नोट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस या Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn ई नोट। इसका कितना होता है 1.1 पोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है डैनियल सेल का। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम ये टर्मों के बाद में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है लिखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेडॉक्स अभिक्रियाएं लिखिए। तो कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ आपको देखना है। और ये संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में भी काम लिया जाता है। यदि किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है तो ये इसकी आवश्यकता 100% पड़ती है। इसे आप कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सबसे पहले हम बात करेंगे बनावट। ध्यान दें, एक प्लेटिनम लेपित वायर होता है या प्लेटिनम वायर होता है मान लीजिए आप तो, और इस प्लेटिनम वायर को आप एक कांच की नलिका द्वारा, ये तो है PT वायर, और इसे आपने कांच की नलिका से परिबद्ध कर दिया है। इस कांच की नलिका में ऊपरी हिस्से में एक छिद्र रखेंगे जिस पर से हाइड्रोजन गैस का प्रवाहन 1 ATM दाब पर, मानक है, मानक तो मानक परिस्थितियों में करेंगे, प्रवाहित करेंगे। फिर इस संपूर्ण संरचना को, प्लेटिनम वायर को जब आपने कांच की नलिका से परिबद्ध कर दिया है, इस संपूर्ण संरचना को 1 m सांद्रता के HCl विलयन में निमज्जित करेंगे, डिप्ड करेंगे। ये आपका लिखेंगे 1 m कंसंट्रेशन HCl, 1 m सांद्रता का HCl विलयन। ये SHE की संरचना या चित्र इस प्रकार से। अब देखिए क्या होता है इसमें। एक्चुअली आपने प्लेटिनम वायर लिया, पहली बात तो ये है, चलो इस बात को बाद में करेंगे, पहले इसको देखें। सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, 1 ATM दाब पर इस छिद्र में से होकर के हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस जब आप प्रवाहित करवाएंगे
तो हाइड्रोजन गैस के कुछ भाग का इस प्लेटिनम तार द्वारा अधिशोषण हो जाता है। यहाँ एडजॉर्प्शन से तात्पर्य क्या होता है? किसी ठोस या द्रव सतह पर पृष्ठ पर अन्य पदार्थ जैसे गैस या द्रव को धारण करना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन गैस को आपने यहाँ प्रवाहित करवाया है प्लेटिनम तार पर, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के कुछ पार्ट का यहाँ अधिशोषण हो जाता है और कुछ इस विलयन में चली जाती है। तो जिसका अधिशोषण होता है प्लेटिनम वायर पर H2 गैस, जिसका अधिशोषण हुआ, यह ऑक्सीकृत होती है। H2 गैस ऑक्सीकृत होगी, 2H+ आयन बनाएगी। 2H+ आयन कहाँ चले जाएंगे? इस विलयन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 2 हाइड्रोजनों ने। दोनों इलेक्ट्रॉन इस चालक तार की सहायता से कहाँ पहुँच जाएंगे? विलयन में पहुँच जाएंगे। और विलयन में उपस्थित HCl में क्या है? H+ आयन एक्वस विलयन में ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो H2 का निर्माण करेंगे और H2 गैस यहाँ से रिड्यूस होगी, मतलब निकलेगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हो गई, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन ये हो गई। एक बार पुनः समझें। पीटी तार पर हाइड्रोजन को आपने प्रवाहित करवाया। जब प्लेटिनम वायर पर हाइड्रोजन को प्रवाहित करवाया है तो प्लेटिनम वायर पर हाइड्रोजन के कुछ भाग को अधिशोषित कर लिया जाता है। अधिशोषित जो हाइड्रोजन हुई है वह हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होगी। त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन तार की सहायता से विलयन में जाएंगे। विलयन में HCl उपस्थित है तो HCl में H+ आयन है। H+ आयन एक्वस विलयन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन का ही निर्माण करेंगे। ऑक्सीकरण रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं और यहाँ फाइनली रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है। PtH2 गैस प्लस H+ एक्वस इज इक्वल टू H+ प्लस हाफ H2। अब इनको हाफ ले लीजिए आप, इस प्रकार से। अब ये जो है ये तो गैस है जो प्लेटिनम वायर पर प्रवाहित करवाई है। H+ आयन जो एक्वस विलयन में है और ये H+ बनेंगे कौन से? यहाँ वायर पर PT पर, और H2 गैस कहाँ से निकलेगी? विलयन में से। तो ये इसकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बात करेंगे कि इसके इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो इसका मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। 298 केल्विन ताप, 1 atm दाब, 1 m सांद्रता के HCl विलयन में मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका 0, या ऐसे लिखते हैं 0, 0 होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सकता हो, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे कोई भी अज्ञात इलेक्ट्रोड है उसका आपको इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है तो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पुनः समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। वैसे आप रिपीट करके वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 बातें और एक्स्ट्रा मिले आपको। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं अपन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सबसे पहले बनावट की बात करें तो बनावट में देखिए, एक प्लेटिनम वायर लेते हैं और प्लेटिनम वायर को कांच की परिनलिका से परिबद्ध कर दिया जाता है। जब आप इसको कांच की परिनलिका से परिबद्ध कर देंगे तो एक छिद्र रखना है आपको इस कांच की परिनलिका में ऊपर की तरफ, जिससे आप हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित
कर सकें। हाइड्रोजन गैस प्रवाहन के लिए आपने छिद्र रख दिया, फिर इस संपूर्ण संरचना को आप 1 m सांद्रता के HCl विलयन में निमज्जित करेंगे। ये आपकी संपूर्ण संरचना हो गई। इसका ऐसे चित्र बनाना है, ऐसे नामांकित करना है। PT वायर, H2 ये कांच की नलिका, ये आपका 1 m सांद्रता का HCl विलयन। उसके पश्चात में हम क्रियाविधि की बात करेंगे। तो क्रियाविधि की बात करें तो जैसे ही हम 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करवाते हैं तो ये प्लेटिनम वायर हाइड्रोजन की कुछ भाग का अधिशोषण करता है, और अधिशोषण करने पर वहाँ उसका ऑक्सीकरण होता है। प्लेटिनम ने हाइड्रोजन का अधिशोषण किया, जहाँ ये ऑक्सीकृत हुई, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। ये इलेक्ट्रॉन चालक तार की सहायता से चल करके और विलयन में आ जाते हैं। विलयन में HCl उपस्थित है, तो HCl में H+ आयन एक्वस, H+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया लिख देंगे आप, अपचयन अर्धविक्रिया लिख देंगे, और फाइनली जोड़ करके दोनों को आप रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे। अच्छा, इसका 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm दाब, 1 m सांद्रता के विलयन में मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, इसलिए इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो आपको तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम ले सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपको दिया हुआ है Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव SHE की सहायता से ज्ञात कीजिए। SHE की सहायता से आपको इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोड का इस इलेक्ट्रोड को ही बनाएं। ये ले लिया हमने Mg पात्र, मैग्नीशियम का पात्र। अब इसमें आप मैग्नीशियम की छड़ लगा देंगे, Mg की छड़, और इसे MgSO4 विलयन कितना लेना है आपको? 1 m, 1 m सांद्रता का MgSO4 विलयन लीजिए। फिर दूसरा इलेक्ट्रोड आपको, ये तो अज्ञात है, लिख देंगे अननोन, अज्ञात इलेक्ट्रोड, और ये आपको पता है SHE का। ये SHE होता है। अब इन दोनों को एक चालक तार की सहायता से कुंजी और वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे ऐसे। दोनों के परिपथ को पूर्ण करने के लिए क्या लगाएंगे? इसमें साल्ट ब्रिज, लवण सेतु लगा दिया है। ये SHE है, वही प्लेटिनम वायर, कांच की नलिका, हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित करवाएंगे आप 1 atm दाब पर। लवण सेतु में अक्रिय वैद्युत अपघट्ट भर दिए। अब देखिए, जब ये संपूर्ण सेल बन जाएगा, इसका आपको ज्ञात करना है। इसका आपको पता होता है, कितना होता है इसका? 298 केल्विन ताप पर 1 atm दाब और 1 m सांद्रता के HCl विलयन में, ये HCl विलयन है। मानक सेल विभव कितना होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, ठीक। और इसका आपको पता है क्या? नहीं है, इसका आपको ज्ञात करना है। तो ऐसी संरचना बना करके जॉइंट कर दीजिए।
वोल्टमीटर में विक्षेप आएगा 2.76 वोल्ट। सेल विभव पता चल गया आपको। सेल विभव जब पता चल जाता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए Mg इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों में Mg इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य होता है। जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है या अधिक ऋणात्मक होता है उसका ऑक्सीकरण अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य या धनात्मक होता है उसके अपचयन विभव उसका अपचयन अधिक होता है। तो ये अपचयित होगा और ये ऑक्सीकृत होगा। तो ये तो किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है क्या कहलाता है? कैथोड। और ये किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। अरे वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी है और एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसका शून्य होता है, इनके सबके पॉजिटिव होते हैं, इनके सबके नेगेटिव होते हैं। अब हाइड्रोजन को देख लीजिए और मैग्नीशियम को देख लीजिए, नेगेटिव अधिक नेगेटिव आ रहा है इसका। तो जिसके अपचयन विभव का मान नेगेटिव होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड। तो ये एनोड की तरह ही तो कार्य कर रहा है। और जिसके अपचयन विभव का मान शून्य या पॉजिटिव है या इसकी अपेक्षाकृत अधिक है, ये मानिए आप, तो इससे अपेक्षा कीजिए, इसकी अपेक्षाकृत अधिक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो अपचयन विभव के मान बढ़ेंगे। अपचयन विभव के मान बढ़ेंगे तो उसका अपचयन होता है, तो इसका कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब देखो आप, कैथोड कितना है? SHE का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0। तो ई सेल बराबर ये 0 हो गया और ये ई एनोड। अब ये देखिए सेल विभव कौन कैलकुलेट कर रहा है? वोल्टमीटर। कितना आ रहा है? 2.76। तो 2.76 बराबर 0 माइनस ई एनोड, या एनोड बराबर ई एनोड बराबर चार्ज इधर आ जाएगा माइनस 2.76 वोल्ट। ये इसका आंसर हुआ। देखिए ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव SHE की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ऋणात्मक आया है फाइनली, और मैं भी ये कह रहा हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें भी उसका मान नेगेटिव है। तो आपको यहाँ से ये देखना है कि किसकी अपेक्षाकृत किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है। यदि SHE का अपेक्षाकृत अपचयन विभव का मान ज़्यादा है तो उसको आप कैथोड के रूप में यूज करेंगे, और यदि SHE के अपचयन विभव का मान अपेक्षाकृत कम है तो उसको एनोड के रूप में यूज करेंगे। जैसे देखिए इसका तो आप इस प्रकार से चित्र बना करके, और नीचे लिखना भी है आपको कि उपरोक्त चित्रानुसार Mg के इलेक्ट्रोड विभव का मान या Mg के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अपचयन विभव के से कम होता है या अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए Mg इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा और SHE कैथोड की तरह कार्य करेगा, जिसके लिए निम्न सूत्र होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल आपको मिल जाएगा, वोल्टमीटर बताएगा, तो वोल्टमीटर का ई सेल लिख दिया आपने। ई कैथोड आपको पता ही है, शून्य होता है 210 केल्विन टेम्परेचर पर। एनोड निकालना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक अलग क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको इसी में।
कई बार पूछा जाता है। आपको दे दिया Cu2+/Cu। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव SHE की सहायता से ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। यदि आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, वही हमने तो वही इलेक्ट्रोड बना दिया, कॉपर की छड़ ले ली, जिसको कॉपर सल्फेट विलयन में रख दिया, कॉपर सल्फेट विलयन कितना लेना है 1 m कंसंट्रेशन, मानक परिस्थितियों में बनाना है आपको। ये है कॉपर की छड़, कॉपर का पात्र ले लिया। फिर SHE बनाना है, SHE की सहायता से तो ज्ञात करना है, तो ये आपने SHE बना दिया, हाइड्रोजन गैस, ये HCl डाल दिया इसमें, लवण सेतु, अक्रिय वैद्युत अपघटवर्धीय संयोजक तार की सहायता से कुंजी और वोल्ट मीटर से इसको जोड़ दिया है आपने, ऐसे सेल बन गया। अब देखेंगे सबसे पहले विचारणीय बिंदु हमारा ये है कि Cu के अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत, देखिए अधिक है या कम, अधिक होता है। जिसके अपचयन विभव का मान अपेक्षाकृत अधिक होगा उसका क्या होता है अपचयन, मतलब किसकी तरह कार्य करेगा, ये कैथोड, और तो ये किसकी तरह कार्य करेगा एनोड। देखिए वोल्टमीटर में विक्षेप आया 0.34 वोल्ट, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, वी नो दैट, जानते हैं। ई सेल कितना आया 0.34 वोल्ट, ई कैथोड, कैथोड की तरह कौन कार्य कर रहा है Cu2+/Cu माइनस एनोड की तरह SHE का कितना होता है 0, अर्थात Cu2+/Cu बराबर 0.34 वोल्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है ये। इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, देखिए ये तो आपको दिया हुआ मिलेगा, सेल विभव तो वोल्टमीटर बताएगा, और वोल्टमीटर बताएगा तो वो तो आपको दिया हुआ मिलेगा। SHE का आपको पता ही है 0 होता है, आपको तो ये जोड़ रहे हैं ढंग से, सेल बनाना है और ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर है। अब इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होगी SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और यदि Mg इलेक्ट्रोड और SHE की बात करते तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होती Mg इलेक्ट्रोड से SHE की तरफ। तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि किसके अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक है, किसके अपचयन विभव का मान अधिक धनात्मक है। जिसके अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होगा उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है, जिसके अपचयन विभव का मान अधिक धनात्मक होता है उसका हमेशा अपचयन होता है।